बैक टू माय चैनल सैनी स्टडी। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, रिटन बाय जेम्स जॉयस। गाइस, इस वीडियो में अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जेम्स जॉयस बायोग्राफी, जेम्स जॉयस जो कि इस नॉवल के राइटर, हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर लिस्ट, देन समरी अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन की, और उसके बाद फिर मेजर थीम्स चेक करेंगे कौन कौन से इस नॉवल के थीम्स हैं, और फिर सिम्बल्स जेम्स जॉयस ने इसमें कौन कौन से यूज़ किए हैं, फिर एन एस्थेटिक ऑटोबायोग्राफी ऑफ जेम्स जॉयस। फिर इसमें दो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, फर्स्ट जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस है और सेकंड एपिफेनी है, वो दोनों हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा स्टीफन इन द नोवेल इज द सर्च ऑफ एन आर्टिस्ट इन एक्साइल। गाइस, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस नॉवल के। आप एटलीस्ट ये 8 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे ना तो आपका पेपर मस्ट अच्छा होगा। अब हम जॉयस बायोग्राफी से, जेम्स जॉयस जिनका नाम जेम्स अगस्टन एल्यूशियस जॉयस था, जो कि 1880 टू 1941 इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ है, और ये 20th सेंचुरी आयरिश नॉवलिस्ट और पोइट थे, और ये डबलिन में पैदा हुए। और इनकी जो मेजर कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का, नॉवेल्स का, शॉर्ट स्टोरी में इनकी सबसे फेमस शॉर्ट स्टोरी है डबलिनर्स 1914, और उनका जो नॉवल है वो अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन है 1916 में जो पब्लिश हुआ। और एक फेनिगन्स वीक 1939 है, वो भी इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। और इसके बाद फिर इजरा पाउंड ने हेल्प की थी जो इसकी प्रिंट करने में जेम्स अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट को, तो उन्होंने कहा था पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन विच इज़ अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। तो ये था जेम्स जॉयस हैज़ बीन एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन राइटर्स एंड स्कॉलर्स, और ये स्विट्जरलैंड में इनकी डेथ हुई थी। एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन मेजर कैरेक्टर स्टीफन डेडलस जो कि इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है। उसके बाद साइमन डेडलस जो कि स्टीफन डेडलस के फादर हैं, मैरी डेडलस स्टीफन डेडलस की मदर है, क्रैनले एक फ्रेंड है जिससे स्कूल में, फादर आर्नल जो कि टीचर है क्लोंग्स वो जगह थी जहाँ स्टीफन डेडलस पढ़ता था। एथी स्टीफन की क्लासमेट है क्लोंग्स में, वो भी है बूडी स्टीफन की यंगर सिबलिंग है, और मिस्टर कैसी स्टीफन की फैमिली फ्रेंड है, मतलब कि एज अ अंकल। तो अंकल चार्लेस ये भी स्टीफन के अंकल हैं, ईमा क्लैरी स्टीफन फर्स्ट। अब हम इसका प्लॉट डिस्कस कर लेते हैं। समरी प्लॉट, दरअसल ये पूरा नॉवल अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट को ना इंपॉर्टेंट एपिसोड्स में डिवाइड किया गया है स्टीफन डेडलस की लाइफ को। स्टीफन डेडलस जो कि इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है, तो चैप्टर 1 में स्टीफन डेडलस की चाइल्डहुड को डिस्कस किया गया, और चैप्टर 2 में उसकी एडल्सेंस, उसकी सेक्सुअल अवेकनिंग और फर्दर डिसइल्यूजनमेंट स्पेशली विद हिज फादर। तो चैप्टर 3 में स्टीफन 16 ईयर्स का हो जाता है, और इसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं चर्च के साथ, वो सब कुछ डिस्कस किया गया है। चैप्टर 4 में स्टीफन की लेट टीन्स रियलाइज ही इज़ लिविंग इन एन अनऑथेंटिक वेज एंड सीज इज कॉलिंग नॉट एज अ प्राइस, मतलब कि जब चैप्टर 3 में उसकी चर्च के साथ कनेक्शन देखा जाता है तो उसके बाद चैप्टर 4 में वो रियलाइज़ करता है कि नहीं, मैं प्राइस्ट नहीं बन सकता, मैं चर्च के साथ इतना टाइम कनेक्ट नहीं रह सकता ना, और वो फिर एक ना प्राइस्ट ऑफ द इमेजिनेशन वो बन जाता है। उसके बाद चैप्टर 5 में एज अ यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और स्टीफन डेवलप्स हिज आर्टिस्टिक थेरीज, और वो रियलाइज़ करता है कि इसे मस्ट आयरलैंड छोड़ना पड़ेगा और कहीं और शिफ्टिंग करनी पड़ेगी ताकि वो एक पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 19वीं सदी के आखिर में आयरलैंड का एक नॉवल है, और उसमें कैरेक्टर स्टीफन डेडलस की कहानी है। स्टीफन डेडलस जो है वो कैथोलिक अकीदा और आयरिश कौमियत से असरअंदाज होता है, और वो क्लोंग्सवुड कॉलेज नामी एक सख्त मजहबी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। और आयरिश सियासी रहनुमा चार्ल्स स्टुअर्ट पार्नल की मौत के बाद ख़ानदानी तनाव बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो अपने घर आने से लुत्फ़अंदोज़ होता है। तो ये ख़ानदान सारा क्रिसमस डिनर पर एक और सियासी तौर पर चार्ज शुदा बहस का मौजू बन जाता है। स्टीफन के जो वालिद हैं वो स्टीफन के वालिद साइमन पैसे से नाबिल्द हैं, इनप्ट विद मनी, और ख़ानदान कर्ज में गहरा डूबता जा रहा है। और अपने चचा चार्ल्स की सोबत में स्टीफन मौसम गर्मा गुजारने के बाद उसको मालूम होता है कि ख़ानदान इसे क्लैंगोस वापस बेचने का एग्री नहीं है, वापस बेचने से राज़ी नहीं है। ठीक हो गया। इसकी बजाय वो डबलिन चला जाएंगे। स्टीफन बेल्डिवर नामी एक मोजेस डे स्कूल में जाना शुरू कर देता है, और जहाँ पर वो जाके बतौर मुसन्निफ और स्टूडेंट थिएटर में अदाकार के तौर पर आगे बढ़ता है। और इसका पहला जिनसी तजर्बा ये होता है कि एक नौजवान डबलिन तवाइफ के साथ, और स्टीफन में जुर्म और शर्मिंदगी का तूफान बर्पा करता है क्योंकि वो जिस्मानी ख्वाहिशात को अपने इर्द गिर्द की सख्त कैथोलिक अखलाकियात के साथ मिलाने की कोशिश करता है। तो स्टीफन थोड़ी देर के लिए वो अपनी मजहबी परवरिश को नज़रअंदाज कर देता है, मतलब कि मजहबी जो उसकी तरबियत हुई होती है उसको नज़रअंदाज कर देता है, और अपने आप को मुख्तलिफ किस्मों के गुनाहों में झोंक देता है, और उन बेटोपिन एंड तवाइफ़ों के पास जाना और दीगर बहुत से। तो 3 दिन के मजहबी इत्काफ़ पर स्टीफन ने गुनाह, फैसले और जहन्नम के बारे में बहुत सारी वर्सेस सुनी और देखी। तो स्टीफन डिसाइड करता है, दिल की गहराइयों से स्टीफन ने अपने आप को मसीही तकवा की ज़िंदगी के लिए दोबारा वक़्फ़ करने का अज़्म किया, यानी कि वो दोबारा मसीही ज़िंदगी कैथोलिक लाइफ स्पेंड करेगा। स्टीफन कैथोलिक तकवा, परहेज़गारी और खुद इनकारी का नमूना बनकर हर रोज़ इज्तिमा में शिरकत करना शुरू कर देता था। तो इसकी मजहबी अक़ीदत इसके स्कूल में डायरेक्टर जो था उसने पचारी में दाखिल होने पर गौर करने को कहा था, मतलब कि वो महफ़िलों में शामिल होना शुरू कर दे।
तो इस पेशकश पर मुख्तसरन गौर करने के बाद स्टीफन को एहसास हुआ कि पादरियाना ज़िंदगी की जो इंपॉर्टेंस है वो जंसी खूबसूरती के लिए इसकी मोहब्बत से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती। मतलब कि वो एक साइड पे उसकी मजहबी लाइफ और एक साइड पे उसकी जंसी मतलब कि उसकी विशेज़, उसकी चाहते वगैरह लाइफ की, ये सब कुछ दोनों इक्वल नहीं हो सकती। तो इस दिन स्टीफन को अपनी बहन से मालूम होता है कि ख़ानदान एक बार फिर से माली वजूहात की बिना पर मुंतकिल हो जाएगा कहीं और। तो यूनिवर्सिटी में वो स्टीफन अपनी कबूलियत की खबर का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था कि सारे मुझे जान लें कि मैं एक भाई कैथोलिक तकवा परहेजगारी वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और सारे इस हकीकत से आशना हो जाएं। तो इसके बाद एक दिन ऐसे ही स्टीफन साले समुंदर पर सैर करने के लिए जाता है और वहाँ पर एक नौजवान लड़की को देखता है घूमते हुए, जवार में घूमते हुए देखता है। वो इसकी खूबसूरती से स्टीफन लड़की की खूबसूरती से एहसास होता है कि खूबसूरती की मोहब्बत और ख्वाहिश को शर्म का बायस नहीं होना चाहिए। स्टीफन मतलब कि स्टीफन अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने का अज़म करता है और अपने ख़ानदान, अपनी कौम और अपने मज़हब की हदूद में रुकावट ना बनने का अहद कर देता है। तो उसके बाद फिर स्टीफन अगेन यूनिवर्सिटी चला जाता है, जहाँ इसकी बहुत सी मजबूत दोस्तियाँ होती हैं। ख़ासतौर पर करीनले नामी एक नौजवान होता है, उसके बहुत ही ज़्यादा करीब होता है स्टीफन। तो अपने साथियों के साथ बातचीत की एक सीरीज़ में स्टीफन आर्ट के बारे में अपने नज़रियात को मरतब करता है, मतलब कि आर्ट के बारे में डिबेट स्टार्ट कर देता है। बातचीत वो सामाइन के तौर पर अपने दोस्तों पर मुनहसिर है, वो दोस्तों और ख़ानदान के तवक्कुआ से आज़ाद होकर एक आज़ाद वजूद बनाने के लिए भी पुरज़म है। वो खुद को तमाम महदूद दबाव से आज़ाद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुरज़म हो जाता है और आखिरकार इससे बचने के लिए आयरलैंड छोड़ने का फैसला करता है। और अपने नाम की तरह अफसानवी डेडलेस स्टीफन को अपने पैरों की तमीर की उम्मीद है, जिससे वो तमाम रुकावटों से ऊपर उठ सकेगा। एक फनकार के तौर पर ज़िंदगी हासिल थीम चेक कर लेते हैं, कौन कौन से थीम यूज़ हुए हैं। थीम बॉडी एंड सोल है। बॉडी और सोल में ना सिर्फ ये डिस्कस किया गया है कि बॉडी जो है वो चाइल्डहुड को शो कर रही है और जो सोल है वो एडोलसेंस को। ठीक है, स्टीफन स्टार्टेड से ही ना चाइल्डहुड को लेता है एज आ मतलब कि इनोसेंस और सेक्सलेस और लस्टलेस, लेकिन जो है उसकी सोल है वो टोटली कनेक्ट है सेक्स के साथ और सोशल एक्टिविटीज़ के साथ, और वो इस सारे बारे में सोचता रहता है। ठीक हो गया। और सेकंड इसका जो थीम है वो इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस है। इनोसेंस में भी ये सब कुछ किया गया है डिस्कस, मतलब कि इनोसेंस और एक्सपीरियंस का जो स्ट्रक्चर है ना वो कनेक्टेड ही चलता रहता है उसके चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक। स्टीफन लिटरेचर एंड आर्ट का, और उसके बाद थीम आता है ऑर्डर एंड सेंसेस का और रिलीजियस नेशनैलिटी एंड फ्रीडम। रिलीजियस नेशनैलिटी फ्रीडम में ये पॉलिटिकल और रिलीजियस को कंट्रोवर्सी के तौर पर शो किया गया 19th सेंचुरी के टाइम में, और चर्च के साथ जब वो कनेक्टेड हो जाता है और फिर अचानक से ही वो अपना टर्न ले लेता है आर्टिस्ट की। इसके बाद गाइस सिंबल्स बहुत सारी इसमें यूज़ हुई हैं, वो आप खुद ही एक दफ़ा रीड करके देख लीजिएगा, इस तरह वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। और फिर टेक्निक्स यूज़ हुई हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस और एपिफेनी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस से एक फ्रेज़ है जो कि डब्ल्यू जेम्स ने कॉइन किया था 1890 में अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में, जिसमें मतलब कि एक ऑथर जो है वो एक करैक्टर को लेता है और उसकी पूरी थॉट्स की स्ट्रीम को शो करता है। यानी कि एक टाइम में वो आर्टिस्ट बन रहा है, वो प्राइस्ट बन रहा है, ठीक है, फिर अचानक वो टर्न ले लेता है आर्टिस्ट की तरफ। तो जो अचानक टर्न लेना है किसी और मूड की तरफ, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाता है। और एपिफेनी भी तकरीबन इससे मिलती जुलती ही है, अ मोमेंट इन विच अ कैरेक्टर मेक्स अ सडन रियलाइजेशन विद promoted by an external object, it creates a change in his or her perception of the world। और इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनेस्थेटिक ऑटोबायोग्राफी, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता होता है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है स्टीफन इन द नॉवल इज द सर्च ऑफ एन आर्टिस्ट इन एक्साइल। गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। आप सिर्फ इन टॉपिक्स को इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें और आपकी इस बुक की तैयारी कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।